इस वक्त की सारी बड़ी अपडेट के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर नरेंद्र मोदी को अब भरे मंच से माफी तक मांगनी पड़ी है। दोस्तों बताएंगे आपको विपक्षी नेताओं के द्वारा किस तरीके का दबाव बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी समेत कई और विपक्षी नेताओं को क्यों हिरासत में लिया गया है मोदी के कार्यक्रम से पहले। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में पड़ने वाली है बड़ी फूट। बताएंगे गठबंधन के एक सहयोगी ने दूसरे सहयोगी के नेता को देखकर उल्टी जैसे बयान दे दिए हैं और गठबंधन में नया कलेश शुरू कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हो गए चंपई सोरेन, लेकिन बीजेपी के कई सारे नेता भाजपा के इस स्टैंड से हो गए हैं नाराज। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी ने क्या किया है, झारखंड के अंदर आदिवासी कल्चर का अपमान। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। और बीजेपी के नेता ने स्वीकारा है कि 24-24 वोट उसने लोकसभा के चुनाव में खुद से डाले थे। क्या धांधली को लेकर दी जा रही है बड़ी अपडेट दोस्तों। और क्या चिराग पासवान का नंबर लगने वाला है, आरोपों को लेकर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा राज्य और आर्थिक स्थिति में सबसे बेहतरीन राज्यों में से एक, और यहां सरकार बनाने के लिए भाजपा के नेताओं को माफी तक मांगना पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी की माफी को क्या जनता स्वीकार करेगी, आपका क्या मानना है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय महाराष्ट्र जय संविधान जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मोदी के दौरे से पहले जबरदस्त तरीके का आंदोलन किया गया। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष एमबी वर्षा गायकवाड़ ने चेतावनी दी थी कि मोदी और महायुति सरकार के खिलाफ मुंबई के बीकेसी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि मोदी के दौरे से पहले पुलिस ने वर्षा गायकवाड़ के प्रदर्शन को इजाजत नहीं दी। गायकवाड़ को उनके घर में रखा गया दोस्तों, उनको नजरबंद कर दिया गया। पुलिस की कार्रवाई का पुरजोर विरोध करने के बाद पुलिस ने उनको और उनके साथियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर शिवाजी पार्क स्थित धरना प्रदर्शन पर ले गए। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जब वहां पर प्रदर्शन करने लगे तो कुछ देर के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को फिर से हिरासत में ले लिया गया। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी मुंबई आए थे, उनका एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जोरदार विरोध किया है। इसी के साथ में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के दौरे पर पहुंचे। पालघर के सिडको ग्राउंड में 76,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने की बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, और इसके बाद सिंधुदुर्ग में 26 अगस्त को शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। दोस्तों मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे और मेरे दोस्तों के लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक महाराज नहीं है, हमारे लिए पूजनीय है। आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने नतमस्तक हूं और उनसे क्षमा मांगता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों मोदी से लेकर सारे बीजेपी के नेता, चाहे सीएम हो, डिप्टी सीएम हो और तमाम बड़े नेता हो, सबके सब माफी मांग रहे, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज कोई एक राजा नहीं थे, बल्कि मराठी समाज के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो अस्मिता का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। उनके नाम से ही महाराष्ट्र जाना जाता है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भाजपा के लोग अब झुक झुक कर माफी मांग रहे। इससे पहले बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस पूरे मामले पर कन्नी काट रहे थे और नौसेना की गलती बता रहे थे। अब मोदी ने भी माफी मांगी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष इसी तरीके से दबाव बनाएगा तो आने वाले दिन में कई और जगह नरेंद्र मोदी माफी मांगते दिखाई देंगे। लेकिन यह भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है कि इस पर अभी जनता भाजपा को माफ करना तो दूर की बात बीजेपी को पनिश करने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्या माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र जब पहुंचे थे तो इसे लेकर तरह तरह के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और पूरे गठबंधन में इस तरीके से तलवारें खींची हुई है, ऐसा लग रहा है कि आंतरिक युद्ध चल रहा है। महायुति गठबंधन के अंदर ही एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी और जमकर आंदोलन किए जा रहे हैं दोस्तों, प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अब तो विवादित बयान देने का दौर भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में मंत्री और शिंदे गुट के नेता तानाजी सावंत ने एक बयान देते हुए सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सावंत ने कैबिनेट की बैठक के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों के साथ बैठने पर उन्हें उल्टी आती है, इस तरीके का विवादित बयान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर अजित पवार की पार्टी एनसीपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और तानाजी सावंत को मंत्री के पद से बर्खास्त करने के लिए कहा है। एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा कि या तो तानाजी सावंत बने रहे या एनसीपी बनी रहेगी। अगर उन्हें अपने पद से नहीं हटाया गया, उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, तो फिर महायुति कैबिनेट से एनसीपी बाहर की ओर चली जाएगी। यानी एनसीपी अजित पवार गुट की ओर से अब बाहर जाने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, क्योंकि यह मामला काफी बड़ा है। आपकी क्या राय है दोस्तों महायुति गठबंधन को लेकर, आप क्या समझते हैं, क्या महायुति गठबंधन एकता दिखा रहा है या फिर आने वाले दिनों के अंदर टिकट के बंटवारे से पहले महाभारत की सुगबुगाहट मिल रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ हिमंत बिस्व शर्मा मौजूद रहे। साथ साथ अन्य पार्टी के नेताओं ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई है। दोस्तों चंपई सोरेन के आने से बीजेपी मजबूत होगी, यह बयान दिया जा रहा है। हालांकि इस बयान में अब ज्यादा दम इसलिए नहीं है क्योंकि कई सारी मीडिया में दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे आदिवासी समाज के नेता है जो नाराज हो गए हैं कि चंपई सोरेन को बाहर से लाकर बीजेपी इतना भाव दे रही है, इतना आगे बढ़ा रही है। साथ साथ दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा है और कहा है कि इन्हें झारखंड की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। झारखंड के अंदर लोगों को जय जोहार कहा जाता है, ना कि जय जोहर कहा जाता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया
पर ट्रेंड करवाया गया है दोस्तों। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेताओं की ओर से जो पोस्ट किया गया उसमें कोल्हान टाइगर जोहार भाजपा की जगह कोल्हान टाइगर जोहर भाजपा लिखा गया है, यानी जोहार की जगह जोहर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से सब लोग एक ही हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस पर निशाना साधते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि जिनको जोहार लिखना नहीं आता वे क्या ही झारखंड के हितों की बात करेंगे। शर्मनाक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की झारखंड के अंदर। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद जोहार का मतलब भी नहीं पता होगा, वरना इतनी बड़ी गलती नहीं की गई होती, तो अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कांग्रेस पार्टी के नेता ने टैग करके एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों। इसमें लटेरी दौरे पर सागर के सांसद लता वानखेड़े के सामने लोकसभा चुनाव में फर्जी वोटिंग पराक्रम की गाथा सुनाते भाजपा के कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 15 वोट लोकसभा चुनाव में खुद से डाल दिए थे, यानी फर्जी वोटिंग की बातें की जा रही है। इस पर पीयूष बबेले कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से कहा गया कि माननीय चुनाव आयोग जी जरा इस पर संज्ञान लीजिए। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे धांधली की खुद बीजेपी के नेता बता रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने 15-15 वोट डाले हैं। साफ तौर पर दोस्तों ये धांधली का बड़ा मामला है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिनों में दूसरी चिट्ठी लिखी है। इसमें ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने 22 अगस्त को रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग को लेकर पत्र लिखा था, लेकिन इतने संवेदनशील मामले को लेकर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार की ओर से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन उसमें मामले की गंभीरता पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर से आपसे अनुरोध करती हूं कि रेप हत्या जैसे जघन्य अपराध पर केंद्र सरकार कोई कठोर कानून बनाए। इस कानून में तय वक्त में केस खत्म करने का प्रावधान भी होना चाहिए। ममता बनर्जी ने 22 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखा था, लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं आने के बाद उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। साथ साथ दोस्तों चिराग पासवान पर 3 आरोप लगे हैं। 3 काफी गंभीर आरोप है। पहला आरोप यह है कि रेप केस में रेस्पोंडेंट नंबर 2 यानी दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान ने इसकी जानकारी अपने चुनावी हलफनामे में नहीं डाला है। चुनावी हलफनामे में यह शो किया गया है कि उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है। दूसरा यह कि खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना में एसके पुरी में घर की जानकारी दी है, मगर शहर बन्नी में 80 एकड़ जमीन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। तीसरा आरोप यह है कि झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान ने 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने की बात कह रहे हैं, वो भी गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों चिराग पासवान पर 3 गलत जानकारी देने का आरोप है। इस पूरे मामले पर अशोक कुमार पांडे बोले, कहा बुझने वाला है चिराग, यानी ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ अब डिस्क्वालिफिकेशन का कोई मामला चलवाया जा सकता है। दोस्तों इससे पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह ने उनसे वादा किया है कि 2025 में उनके साथ सरकार बनाएंगे। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने Z+ सिक्योरिटी लेने से इंकार कर दिया है। दोस्तों सूत्रों ने बताया है कि पवार ने सीआरपीएफ के अधिकारियों को लौटा दिया। 83 वर्ष के पवार ने दिल्ली में अपने घर के अंदर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करने और शहर में यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को बदलने और उनके वाहन के अंदर 2 सुरक्षा कर्मियों द्वारा उनकी सुरक्षा किए जाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सुरक्षा अधिकारियों के साथ शरद पवार की बैठक को लेकर यह जानकारी है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में रणविजय सिंह जो पत्रकार है उन्होंने कहा कि क्या दिन आ गए हैं, मोदी माफी मांग रहे हैं। कंगना रनावत को जेपी नड्डा की ओर से डांट लगाई जा रही है, फटकार लगाई जा रही है। कंगना रनावत को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जा रही है। वक्फ कानून को जेपीसी में भेज दिया गया है। लेटरल एंट्री पर ब्रेक लग गई है। ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में पहुंच गया है। पेंशन स्कीम में बदलाव हो रहे हैं। एकदम से वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भोपाल में सीएम के आवास घेरने जा रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की गई है। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, नर्सिंग घोटाला सहित अन्य मामले को लेकर युवा कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स लगाए गए और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। मोहन यादव की सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध देखने को मिला। दोस्तों वाटर कैनन के इस्तेमाल के कारण जीतू पटवारी के सर में चोट आने की जानकारी मिल रही है। यूथ कांग्रेस की ओर से एग्जाम में गड़बड़ी, पेपर लीक और कई मामले को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा था। प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद मौजूद थे, बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी के प्रेशर से जीतू पटवारी बैरिकेड से गिर गए, जिसके कारण उनके सर में चोट आई है। ये बताया जा रहा है कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए हैं। पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके बस में लेकर चली जाती है। कुल मिलाकर भाजपा की मोहन सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता चंपई सोरेन के आने से काफी नाराज नजर आने लगे हैं। मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट छपी है। इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि भाजपा में आयातित कंगी छाप बाबूलाल जी, यह खबर सच है क्या? यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तंज कसते हुए पूछा जा रहा है, जवाब मांगा जा रहा है। साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी को लेकर तंज कसते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी पहनते हैं लेकिन काले कारनामे करते हैं। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि लाल टोपी वो भी पहन सकते हैं जिनके बाल नहीं है। आप लोग जानते हैं दोस्तों किसके लिए ऐसा कहा गया होगा। इसी के साथ
समय हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट होल्ड पर रख दी गई है। पहलवान योगेश्वर अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। कई और नेताओं की मुलाकात लगातार जारी है। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से पहले घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। वहीं पर ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोनीपत के गोहाना सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। योगेश्वर दत्त का नाम इस सीट के संभावित उम्मीदवारों में नहीं था। इसका पता चलने के बाद उन्होंने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। वे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें वह खिलाड़ियों की अनदेखी का मुद्दा उठा सकते हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के आंदोलन से बैकफुट पर है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की आस में पहलवानों के आंदोलन का विरोध करने वाले लोगों को भी अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आईना दिखाया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा आजकल भक्त कहते फिर रहे हैं कि जब मोदी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे तब वह तानाशाह थे, अब जब विपक्ष के सुझावों को लेकर फैसला बदल रहे हैं तो वो कमजोर हो गए हैं। ये क्या बात हुई भला? इस पर जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि अरे नादानो, मोदी उदार नहीं हुए हैं। देश की जनता ने और लोकतंत्र ने दिमाग ठिकाने लगा दिया है। भक्त बेचारे ये पचा नहीं पा रहे हैं। यानी मोदी के पास अब 333 का आंकड़ा नहीं है, 240 का आंकड़ा है और इसीलिए बहुमत नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और लगभग सारे मामले को लेकर भाजपा के लोग झुके हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखिएगा जरूर। साथ साथ असम विधानसभा में नमाज के लिए नहीं मिलेगा ब्रेक, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से ऐलान किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम विधायकों ने नाराजगी व्यक्त की है। साथ साथ दोस्तों, करनाल से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नए नए मुख्यमंत्री बनाए गए नायाब सैनी, क्योंकि उन्हें लेकर सवाल खड़ा हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको एक चेहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। उनके समाज के लोगों का वोट अपने साथ में लेकर आना चाहती है, खासकर ओबीसी समाज का वोट लेकर आना चाहती है। लेकिन ऐसा अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर दाव लगाने से पैर पीछे खींच रहे हैं। दोस्तों, करनाल के बजाय उनको कुरुक्षेत्र के लाडवा सीट से मैदान में उतारने को लेकर तैयारियां चल रही है। पहले वो करनाल की सीट से चुनाव लड़े थे, हालांकि जीत भी गए थे उपचुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनको उसी सेम सीट से चुनाव लड़वाया जाए, तो उनके लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढी जा रही है। दिल्ली में बातचीत में खुद प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कंफर्म किया है कि सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 1-2 दिन और समय लगेगा और अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। टिकटों के अनाउंसमेंट को लेकर यह जानकारी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री सीट अपनी किसी डर से बदल रहे हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की कोई स्ट्रेटजी है जो लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही है? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हरियाणा में किसी भी कीमत पर चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद। यही बड़ा कारण है दोस्तों की एक बड़ी टिप्पणी की गई है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता की ओर से। कुमारी सैलजा ने कहा है कि वो किसी भी हालत में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। हर हाल में लड़ूंगी विधानसभा का चुनाव। कुमारी सैलजा की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस पार्टी में कुर्सी को लेकर आपसी विवाद हो सकता है। दरअसल दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक नया गुट कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, जिसे अब SRB ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जिसमें कुमारी सैलजा के साथ साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह है। इसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला खुद राज्यसभा के सांसद है और कुमारी सैलजा लोकसभा का चुनाव इस बार सिरसा से जीत कर गई है, तो वह भी सांसद है लोकसभा की, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। पार्टी का मानना है कि उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, किसी भी सांसद को चुनावी मैदान में नहीं उतारेगी पार्टी। और इसके पीछे कई सारे तर्क हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बात का वेट कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पलटी मारेंगे और जब सरकार बनाने की बात आएगी केंद्र में, तो कांग्रेस पार्टी के पास नंबर होने चाहिए सरकार बनाने के लिए। और इसीलिए अगर एक भी सांसद इस्तीफा देगा, कुमारी सैलजा अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी तो कॉमन सी बात है कि वो चुनाव जीत जाएंगी, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। सांसद की एक सीट खाली हो जाएगी और ऐसी स्थिति में जब केंद्र में सरकार बनाने का कोई मामला सामने आएगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत आ सकती है। शायद यही बड़ा कारण है कि उनको चुनाव लड़ने से मना किया जा रहा है। लेकिन वह इस बार विधानसभा का चुनाव लड़कर राज्य की राजनीति में सक्रिय होना चाहती है। कुमारी सैलजा की ओर से यह कहना कि मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी। साफ तौर पर दोस्तों, पार्टी आला कमान के पास अब पूरा मामला पहुंच गया है। उनको तय करना है कि क्या चुनाव लड़वाया जाएगा नहीं लड़वाया जाएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की है। दोस्तों, इसका जोरदार विरोध हुआ है। शुक्रवार को सरगुजा में युवा कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन करने की कोशिश की, जमकर नारेबाजी की। इसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद रहे। कुल मिलाकर दोस्तों, पुलिस ने पुतला तक नहीं फूकने दिया। दरअसल दोस्तों, गत दिवस दुर्ग में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिले को बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने भिलाई में इसका जोरदार विरोध किया। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता और पुलिस कर्मियों के बीच में कुछ विवाद होता हुआ दिखाई दिया। लाठीचार्ज भी की गई है। साथ साथ दोस्तों, बिहार के अंदर बख्तियारपुर और सुल्तानगंज का नाम बदलने को लेकर भाजपा बार बार जनता दल यूनाइटेड की सरकार पर दबाव बना रही है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी सरकार का हिस्सा है तो भाजपा के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। बीजेपी के नेता नीतीश सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का कहना है कि बिहार में भी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाना चाहिए, जबकि जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ जननायक जनता पार्टी के MLA राम निवास सुरजाखेड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। विधायक बोले, कहा चुनाव से पहले मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जिंद जिले के नरवाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक राम निवास सुरजाखेड़ा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुरजाखेड़ा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की एक महिला ने 2 दिन पहले इस मामले को लेकर शिकायत
शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में सुरजा खेड़ा और उनके पीए विनोद पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। महिला जो 20 साल की, उन्होंने आरोप लगाया है कि 3 साल पहले 2021 में उनके साथ नौकरी दिलाने के झांसे के तहत यौन शोषण किया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों अब विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मामला दर्ज किया गया है। देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी अपडेट है। 1 सितंबर को बीजेपी में शामिल हुए थे जननायक जनता पार्टी के नेता और इसे आप एक बड़ी साजिश बता रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार भी है। साथ साथ दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश करने की मांग की है दोस्तों, यानी आर्टिफिशियल रेन कराने की मांग उन्होंने की है और इसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को उन्होंने अनुरोध किया है। क्या ये इजाजत मिलेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो भारत में पहली बार कोई सरकार आर्टिफिशियल रेन कराएगी। दिल्ली सरकार पहली सरकार बन सकती है। साथ साथ कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फिर से लेटर लिखा है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने पवार, ठाकरे और पटोले का विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। दरअसल मुंबई में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से जोड़े मारो आंदोलन का पुलिस ने इजाजत देने से इंकार कर दिया। इसके बजाय पुलिस की ओर से आजाद मैदान में प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले समेत गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में यह आंदोलन आयोजित किया गया है। इन तीनों प्रमुख नेताओं के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है दोस्तों। मालवन में समुद्री तट पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढह जाने के मामले को लेकर 1 सितंबर को प्रदर्शन बुलाया गया था। अब देखते हैं इन पार्टियों की ओर से क्या रिस्पांस किया जाता है। साथ साथ दोस्तों 8 महीने के भीतर मालवन में राजकोट किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने के मामले को लेकर पूरे राज्य में जोरदार विरोध देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को अब विभिन्न संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है दोस्तों। सत्ताधारी अजित पवार समूह के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी सरकार के खिलाफ मौन विरोध करना शुरू कर दिया है। कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। 100 बार क्षमा याचना करते हुए सरकार के लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखिएगा जरूर। वहीं पर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी घटकर रही 6.7% के आसपास। 8.2% के मुकाबले 6.7% के आसपास जीडीपी सिमट गई है दोस्तों। एनएसओ ने मौजूदा वित्त वर्ष के अंदर पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ कम बताया है, जो पहले 8% के आसपास आंकी जा रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार को लेकर जो पहले दावे थे धीरे धीरे करके उसकी पोल खुलती जा रही है और जीडीपी के आंकड़े नीचे जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो आर्थिक विकास देश का कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देना है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से तंज कसते हुए कहा गया कि फर्क साफ है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान 29.1% के आसपास है दोस्तों, यानी भयावह स्थिति है। हर तीसरा व्यक्ति हरियाणा के अंदर बेरोजगार है, जबकि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान 2013-14 में 2.9% के आसपास की स्थिति थी। यानी 2013-14 में जब देश की इकोनॉमी भी पूरी तरीके से खराब चल रही थी, तब भी कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान हरियाणा में अच्छी स्थिति हुआ करती थी। आप लोगों की क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों स्वाति मालीवाल ने डीजीपी हरियाणा को एक लेटर लिखा है, जो राज्यसभा के सदस्य भी है। उन्होंने यूट्यूब पर चैनल चलाने वाले रजत दलाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इन्फ्लुएंसर के नाम पर हुड़दंग मचाने का ये पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रजत दलाल के द्वारा इस तरीके से गाड़ी चलाई गई है कि आसपास के लोगों के लिए जान का खतरा बन गया था दोस्तों। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद अब कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा जा रहा है और कई सारे लोग लगातार दबाव बना रहे पुलिस प्रशासन पर, और अब डीजीपी हरियाणा को लेटर लिखा है राज्यसभा की सांसद ने। आपकी क्या राय है, क्या इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होगी या नहीं होगी? साथ साथ दोस्तों असम के विधानसभा मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार को नमाज अदा करने के लिए दिए जाने वाले 2 घंटे के ब्रेक को खत्म कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी जानकारी दी। इसके बाद आईयूडीएफ समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। आईयूडीएफ के विधायक मुजीबुर रहमान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा सदन की परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने विधानसभा की कैंटीन में पोर्क यानी सुअर का मांस मिलने को लेकर भी मुद्दा उठाया है दोस्तों। मुजीबुर रहमान ने हेमंत बिस्वा शर्मा से पूछा कि आप मुसलमानों को कितना उत्पीड़ित करेंगे। आईयूडीएफ के विधायक मुजीबुर रहमान ने कहा कि हर शुक्रवार को हमें नमाज के लिए 2 घंटे मिलते थे, लेकिन 1936 से चला आ रहा ये प्रावधान बदल दिया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। नमाज ब्रेक को लेकर भड़के सीपीआई के नेता हन्ना मोल्ला। सीपीआईएम के नेता ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा सबसे घृणित अल्पसंख्यक विरोधी है। वह जब भी अपना मुंह खोलते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते हैं। यह देश के लिए खतरनाक है। ये मानसिकता भारत के अंदर एकता को छिन्न भिन्न कर सकती है। साथ साथ दोस्तों गरीबी से जूझ रहे लोगों का मजाक है कांग्रेस पार्टी का भारत डोजो यात्रा। राहुल गांधी का वीडियो सामने आने के बाद मायावती ने इस पर भड़ास निकाली है। उनका कहना है कि इस तरीके के वीडियो नहीं आने चाहिए, ये साफ तौर पर लोगों का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने कहा कि यह गरीबी से जूझ रहे लोगों के साथ एक मजाक है और खेलों का राजनीतिकरण हानिकारक है। दरअसल राहुल गांधी ने एक यूट्यूब पर वीडियो डाला था, इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय का उनका एक रिकॉर्डेड वीडियो साझा किया गया है, जिसमें बच्चों के साथ में मार्शल आर्ट की बारीकियां साझा करते दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी मार्शल आर्ट के अंदर कई सारे बेल्ट होल्डर्स हैं, तो उनको पता है कि कितनी अहम चीजें हैं। मार्शल आर्ट के अंदर कई सारे टेक्निक है जो उन्होंने लोगों के साथ साझा किए हैं, बच्चों को बता रहे हैं, जिसे भारत डोजो यात्रा के बताकर कांग्रेस पार्टी की ओर से शेयर किया गया है दोस्तों। ऐसे में अब इस पर आलोचना करते हुए मायावती ने कहा कि ये देश के गरीबों का अपमान है। बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन आदि से लोग त्रस्त हैं। उन
करोड़ परिवार का क्या जो पेट पालने के लिए भी दिन रात कमर तोड़ मेहनत करने को मजबूर है। क्या भारत डोजो यात्रा उनका उपहास नहीं है। साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाना पटोले ने दावा किया है कि जयदीप आपटे नाम के एक व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण किया था और वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। इस तरीके के दावे सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों के दोनों बैकफुट पर है। दोस्तों आपकी क्या राय है कि आरएसएस का एंगल आप लोगों को काफी साजिश वाला लगता है या नहीं लगता है। जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहने के लिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन लगातार बिना रुकावट के सारे विधानसभा चुनाव को लेकर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।